हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक तत्व। इसके पिछले दूसरे वीडियो में मैं आपको क्षार धातुएं बता रहा था, जिसकी भौतिक गुण मैंने आपको बता दिए हैं, रासायनिक गुण भी आपको कुछ बता दिए हैं। अब आगे के रासायनिक गुण हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। द्रव अमोनिया में विलयन। ठीक है, देखिए एक मिनट। द्रव अमोनिया में विलयन। क्षार धातुएं द्रव अमोनिया में घुलनशील होती हैं और अमोनिया के साथ वो कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। क्षार धातुएं द्रव अमोनिया में घुलनशील हैं। अमोनिया में इनके विलयन का रंग गहरा नीला होता है एवं विलयन प्रकृति में विद्युत का सुचालक होता है। तो आप देख सकते हैं कोई भी जो मेटल है यहाँ पर क्षार धातु में से, वो अमोनिया के साथ घुलनशील है। अब इसका मेटल अमोनिया के X के साथ और इलेक्ट्रॉन इसका अमोनिया के Y के साथ अपना बंध बनाता है। तो मेटल यहाँ पर चूंकि धन आयन रहता है तो टोटल में धन आयन आ जाता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऋण आयन रहता है, इसलिए टोटल में ऋण आयन आ जाते हैं। तो इसमें धन आयन और ऋण आयन की उपस्थिति के कारण से ये विद्युत के सुचालक होते हैं। वैसे भी जो धातु है वो स्वयं भी विद्युत का सुचालक है, क्योंकि वहाँ पर भी आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उपस्थित होते हैं। विलयन का नीला रंग अमोनीकृत इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, जो दृश्य प्रकाश क्षेत्र की संगत ऊर्जा का अवशोषण करके विलयन को नीला रंग प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, अमोनिया के साथ जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और ये दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर केवल नीले प्रकाश को ये परावर्तित कर देते हैं, इसलिए नीले कलर के दिखाई देते हैं। अमोनीकृत विलयन अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक होता है, जो कुछ समय पड़े रहने पर हाइड्रोजन को मुक्त करता है, फलस्वरूप विलयन में एमाइड बनता है। अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक, जो चुंबक की दिशा में आकर्षित होगा और कुछ समय पड़े रहने पर हाइड्रोजन को मुक्त कर देता है, फलस्वरूप विलयन में एमाइड बनता है। तो एमाइड जो है NH2CO NH2, ये एमाइड होते हैं और वो यहाँ पर निर्माण हो जाएंगे जब यहाँ पर से हाइड्रोजन मुक्त हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये एमाइड बन रहा है। मेटल आयन है, इलेक्ट्रॉन है, अमोनिया है। अब ये हाइड्रोजन को मुक्त कर रहे हैं तो MnH2 मतलब कि ये धातु एमाइड है। एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं धातु के साथ, है ना। जहां देखिए ये जो 2Am लिखा है अमोनीकृत है। ये अमोनीकृत मतलब अमोनिया के साथ जुड़ा हुआ। Am अमोनीकृत विलयन को दर्शाता है, अमोनिफाइड। सांद्र विलयन में नीला रंग ब्रॉन्ज कलर में बदल जाता है और विलयन प्रतिचुंबकीय यानी डाईमैग्नेटिक हो जाता है, जो मैग्नेट की दिशा में परिवर्तित होगा सांद्र विलयन में। तो ब्रॉन्ज कलर यानी कि ये कांसे के रंग का हो जाएगा और डाईमैग्नेटिक हो जाएगा पर प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, अब उपयोग क्या क्या आते हैं क्षार धातु। क्षार धातुओं का उपयोग जैसा मैंने आपको कहा था कि आज के डेट में लिथियम का जो सबसे ज़्यादा उपयोग है वो लिथियम आयन बैटरी बनाने में है, जिससे आपका ये जो मोबाइल है ये चल रहा है और साथ में आपकी आजकल की जो बैटरी वाली गाड़ियां हैं वो चल रही हैं। इसके अलावा ये मिश्र धातु वगैरह बनाने में भी काम आते हैं, लिथियम वगैरह। ठीक है, लिथियम का उपयोग महत्वपूर्ण मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। उदाहरण, लेड के साथ यह श्वेत धातु व्हाइट मेटल बनाता है, जिससे इंजन की बेयरिंग बनाई जाती है। बेयरिंग क्या होता है आप जानते होंगे, ऐसे गोल घूमता है, कहीं पर गोल घुमाने वाला कोई अंग है इंजन का तो उसमें बेयरिंग लगा होता है, तो वो जो है इसी का बना होता है, ये लेड और इसके लिथियम के मिश्र धातु का। एल्यूमिनियम के साथ मिलकर लिथियम उच्च शक्ति का मिश्र धातु बनाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ मिलकर उच्च शक्ति का मिश्र धातु बनाता है, मतलब ये वजन में हल्का रहेगा चूंकि एल्यूमिनियम है, और उच्च शक्ति मतलब उसकी टिकाऊ क्षमता ज़्यादा रहेगी। इससे हम वायुयान की जो बॉडी है वो बना सकते हैं, वायुयान के निर्माण में होता है। किसके साथ होता है? एल्यूमिनियम के साथ लिथियम का। मैग्नीशियम के साथ मिला दें तो इसका उपयोग कवच प्लेट, आर्मर प्लेट बनाने में होता है। कवच क्या होता है? ये जो गोली वगैरह से, बुलेट वगैरह से सुरक्षा करने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं,
वो होते हैं जिससे आप अपनी सुरक्षा कर सकते हो। तो मैग्नीशियम के साथ लिथियम का मिश्र धातु बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में काम आएंगे। और लिथियम का उपयोग ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के अतिरिक्त विद्युत रासायनिक सेलों में भी होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि बैटरी बनाने में होता है लिथियम का उपयोग, है ना। ये जो एनसीईआरटी है 15-20 साल पहले के लिखे हुए हैं, तो उस समय ये चीज़ें मार्केट में नई नई आ रही थी, तो ज़्यादा कुछ इसके बारे में इसमें नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ा शुरुआती स्तर में लिख दिया है। सोडियम का उपयोग सोडियम लेड मिश्र धातु में होता है, जो ET4 और Me4 के निर्माण के लिए आवश्यक है। ये एक्चुअली एथिलीन टेट्रा, मतलब टेट्रा एथिलीन है ना। ये ET4 का मतलब है टेट्रा एथिलीन, है ना, टेट्रा एथिल लेड। ये पहले यूज होता था पेट्रोल में डालने के लिए। पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड को डालते थे, जिससे इंजन में नॉकिंग नहीं होती थी। जिस पेट्रोल गाड़ी में डालते थे उस पेट्रोल को, उसकी इंजन में नॉकिंग नहीं होती थी और उसका इंजन ज़्यादा दिन तक चलता था, जल्दी खराब नहीं होता था। लेकिन धुएं के साथ ये लेड निकल आता था, जो हमारे शरीर को नुकसान करता था इसके प्रदूषण से। तो फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इस लेड का उपयोग बंद कर देंगे। फिर लेड फ्री जो है वो आने लग गई पेट्रोल 2000 में, सन 2000 में अनलेडेड पेट्रोल आने लग गई। और वैसे ही टेट्रा मेथिल लेड, इसका उपयोग भी इसी टाइप के केमिकल के रूप में होते हैं। ये देखिए, इन कार्बलाइड यौगिकों का उपयोग पूर्व में पेट्रोल में अपस्फोट रोधी एंटी नॉकिंग के रूप में होता था, परंतु अब अधिकतर वाहनों में सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग होने लगा है ना। ये सन 2000 से सीसा रहित पेट्रोल मार्केट में आया, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, और तब जाकर के वो उस प्रदूषण से हमको थोड़ी सी राहत मिली है। द्रव सोडियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में होता है। शीतलक मतलब गर्मी को अवशोषित करके वहाँ को शीतल करने के लिए, मतलब रेडिएटर को ठंडा करने में इसका उपयोग होता है द्रव सोडियम का। जैवीय क्रियाओं में पोटेशियम की महत्वपूर्ण भूमिका है। न सिर्फ पोटेशियम की बल्कि सोडियम की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये जो हमारी तंत्रिकाओं का आवेग संचरण है, इसमें भी सोडियम और पोटेशियम दोनों का बड़ा योगदान होता है। पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग उर्वरक के रूप में तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मृदु साबुन बनाने में और कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषक के रूप में भी होता है। देखिए, पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl, इसका उपयोग उर्वरक के रूप में, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पौधों को NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन तीनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो पोटेशियम क्लोराइड, है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मृदु साबुन बनाने में। आपको पता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम तेल में डालते हैं तो साबुन बन के निकल आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो हार्ड साबुन बनता है, जो कपड़े पर धोने में काम आएंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से थोड़ा सॉफ्ट साबुन बनता है, जो नहाने में काम आएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषक, क्योंकि KOH जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 का बहुत अच्छा अवशोषक होता है। तो जहाँ से CO2 को हटाना रहता है वहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन रख दिया जाता है, तो वो CO2 को अवशोषित कर लेता है। फोटोसिंथेसिस के कई तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनमें हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। सीजियम का उपयोग प्रकाश विद्युत सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं? ये प्रकाश पड़ने पर विद्युत देते हैं, मतलब सोलर प्लेट समझ लो, सोलर प्लेट, उसमें सीजियम का प्रयोग होता है, सीजियम का, इसलिए वो सोलर प्लेट अभी थोड़ी महंगी मिलती है। अगर हम थोड़े सस्ते धातु वाले सोलर प्लेट बना सके तो सोलर प्लेट सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, क्षार धातु के यौगिकों के सामान्य अभिलक्षण क्या है? यौगिक कौन कौन से बनते हैं? तो यौगिक में क्लोराइड है, फ्लोराइड है, यानी कि हैलोजन वाले हैं, साथ में ऑक्साइड है, हाइड्राइड है। तो इनके साथ जब वो बंध बना लेते हैं, ये बना लेते हैं ऑक्साइड हाइड्राइड, तो इनके क्या गुण होते हैं, इनको भी हमको पढ़ना है। ठीक है, क्षार धातुओं के सभी यौगिक साधारणतया आयनिक प्रकृति के होते हैं। इनमें से कुछ यौगिकों के सामान्य अभिलक्षणों की विवेचना यहाँ की गई है। देखिए, आयनिक प्रकृति का मतलब क्या होता है? क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग के धन आयन बनाता है और दूसरा इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के ऋण आयन बनाता है, तो दोनों के बीच में आयनिक बंध बनेगा, है ना। सोडियम क्लोराइड आयनिक बंध बनाने वाला कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। उसी तरह से ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है,
ये भी आयनिक प्रकृति के होते हैं। वायु के आधिक्य में दहन करने पर लिथियम मुख्य रूप से मोनोऑक्साइड यानी Li2O बनाता है। क्योंकि लिथियम जो है एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो दो लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन देके एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है और लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए 2 है ना। तो 2 लिथियम 1 ऑक्सीजन के साथ, या फिर 2 लिथियम 2 ऑक्सीजन के साथ पेरोक्साइड, है ना। सोडियम पेरोक्साइड बनाता है और कुछ सुपर ऑक्साइड भी बनाता है, कुछ, ठीक है। जबकि पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड ही बनाते हैं। तो इसमें क्या क्या हुआ, लिथियम मोनोऑक्साइड पेरोक्साइड दोनों बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है और कुछ सुपर ऑक्साइड बनाता है, लेकिन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सिर्फ पेरोक्साइड बनाते हैं। और इनको हमने पहले भी पढ़ा है कि इनमें भी ऑक्सीकरण संख्या जो है वो धन 1 ही होती है, धन 2 नहीं होती। अनुकूल परिस्थिति में M2O यानी कि मोनोऑक्साइड, M2O2 यानी पेरोक्साइड और MO2 यानी कि सुपर ऑक्साइड शुद्ध रूप में बनाए जा सकते हैं। इनको बनाना आसान होता है, अगर आपके पास मेटल है तो आप इन ऑक्साइड्स का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। धातु आयनों का आकार बढ़ने के साथ साथ परऑक्साइडों तथा सुपर ऑक्साइडों के स्थायित्व में भी वृद्धि होते जाती है, ठीक है। तो धातु आयनों का आकार बढ़ने के साथ, मतलब धातु आयन ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ते जाता है, चूंकि परमाणु कक्षकों की संख्या बढ़ते जाती है। तो आकार बढ़ने से के साथ साथ पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड का स्थायित्व बढ़ता है, इसलिए नीचे आने पर लिथियम, सोडियम जो है ये पेरोक्साइड कम सुपर ऑक्साइड कम बनाते हैं, लेकिन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये पेरोक्साइड ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि उनकी स्थायित्व ज़्यादा होती है। इसका कारण जालक ऊर्जा प्रभाव है, लैटिस एनर्जी इफेक्ट है। बड़े ऋण आयनों का बड़े धन आयनों द्वारा स्थायित्व प्रदान करता है। ये जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी क्या होता है पता है, जब हम धन आयन और ऋण आयन वालों को मतलब धन आयन और ऋण आयन से जब कोई कंपाउंड बनाते हैं तो धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे के चारों तरफ ऐसे जाल जैसे बुने होते हैं, जाल जैसा, उसी को लैटिस कहते हैं। तो जब ये जाल जैसा बनता है ना तो उससे भी कुछ ऊर्जा निकलती है, और जितनी ऊर्जा इससे निकलती है इसी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं, लैटिस ऊर्जा कहते हैं, जालक ऊर्जा, और उसके कारण से उसकी स्थायित्व और बढ़ जाती है। तो जालक ऊर्जा जितनी ज़्यादा मुक्त होती है, जितनी ज़्यादा होती है, वो कंपाउंड उतनी ज़्यादा और स्थायी हो जाती है। ये ऑक्साइड सरलतापूर्वक जल अपघटित होकर हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ये देखिए M2O, M2O2, MO2 ये सभी जल के साथ क्रिया करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड का बनना आपको इस टाइप के फार्मूले को याद करना है ना। अब फार्मूला में M2O H2O ट्वाइस M आयन और ट्वाइस OH आयन है, M2O2 में ट्वाइस H2O के साथ ट्वाइस M ट्वाइस OH और H2O2 है, और ट्वाइस MO2 ट्वाइस H2O ट्वाइस M ट्वाइस OH H2O2 प्लस O2 अलग से है। तो इनमें एक एक चीज बढ़ते जा रहे हैं, है ना। इनमें आपका H2O2 बढ़ा है और इसमें O2 और बढ़ गया है, बाकी सब चीज सेम है, आप देख सकते हैं। फार्मूले को याद करने के लिए पता है सिमिलरिटीज आप खोजा करो कि किसमें कैसे कैसी चीजें दिख रही हैं और कहाँ कहाँ पर क्या क्या अंतर है। इनको आप देखोगे तो शायद कोई फार्मूला जल्दी से याद कर पाओगे आप। शुद्ध अवस्था में ऑक्साइड एवं पेरोक्साइड रंगहीन होते हैं, परंतु सुपर ऑक्साइड पीले या नारंगी रंग के होते हैं। देखिए मोनो ऑक्साइड और पेरोक्साइड में कोई कलर नहीं होता, लेकिन सुपर ऑक्साइड में कलर होता है पीला या नारंगी रंग। इसको जरा ध्यान रखेंगे। सुपर ऑक्साइड भी अनुचुंबकी होते हैं और आकर्षित होंगे चुंबक के प्रति। अकार्बनिक रसायन में सोडियम पेरोक्साइड को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। सोडियम पेरोक्साइड जो है Na2O2 ये पेरोक्साइड ऑक्सीकारक के रूप में, क्योंकि ये ऑक्सीजन आसानी से दे करके सामने वाले का ऑक्सीकरण कर देता है। KO2 अनुचुंबकी क्यों होते हैं? देखिए अनुचुंबकी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो अनुचुंबकी हो सकते हैं। KO2 में O- चार्ज वाला एक अणु रहता है, इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, देख सकते हैं ये माइनस चार्ज होने के कारण से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है।
और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन π2p कक्षक में रहता है, आणविक ऑर्बिटल में होने के कारण KO2 अनुचुंबकीय होता है। किसी भी अणु परमाणु में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अनुचुंबकीय होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। इसके अलावा और भी कई फैक्टर होते हैं वैसे, लेकिन ये मेन फैक्टर होता है अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय में आकर्षित और प्रतिचुंबकीय में प्रतिकर्षित होता है चुंबक से। ऑक्साइड तथा जल अभिक्रिया से प्राप्त हाइड्रोक्साइड श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड सूखी अवस्था में ये ठोस चिकने रहते हैं थोड़े से और सफेद होते हैं। क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइड प्रबलतम क्षारक होते हैं, जैसे KOH, NOH सबसे पावरफुल ही क्षार होते हैं। जल में अत्यधिक ऊष्मा के उत्सर्जन के साथ साथ आसानी से घुल जाते हैं। जल में इनके घुलने के कारण तीव्र जल योजन है। तो देखिए हाइड्रोक्साइड वैसे तो आप लोग लिक्विड के रूप में ही देखे होंगे, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में आता है और साबुन जैसा महसूस होता है छूने से। उसको पानी में घोलेंगे तो तेजी से घुलेगा और गर्म हो जाएगा वो पानी, क्योंकि बहुत ऊष्मा उसमें से निकलती है ना, क्योंकि तेजी से जल योजन होता है। जल के अणु तेजी के साथ उसके साथ जुड़ते जाते हैं, इसके कारण से वो बहुत तेजी से गर्म भी हो जाता है वो। तो अभी तक आपने ऑक्साइड देखा और हाइड्रोक्साइड भी देखा। अब हम इसके हैलाइड देखेंगे जो मुख्य है, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, ऐसे नहीं पढ़ते हो, वही हैलाइड है। तो हाइलाइट तो ये बहुत आसानी से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देते हैं और हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जैसे क्लोरीन ले लिया, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे ले लेते हैं वो। तो जो कि देने वाला और लेने वाला एक साथ मिल जाए तो फिर बहुत जल्दी उन दोनों का संबंध बन सकता है, इसलिए यहाँ पर दोनों के स्ट्रॉन्ग हैलाइड बने हुए हैं। क्षार धातुओं के हैलाइड MX, X में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, और M यानी कि मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। उच्च गलनांक वाले रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। देखिए जैसे आपने सोडियम क्लोराइड नमक देखा है, बस उसको आप समझ लो कि कैसा है, रंगहीन है, श्वेत कलर का, क्रिस्टलीय ठोस है ना। इन्हें उपयुक्त ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट की हाइड्रोहेलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, हाइड्रोहेलिक जैसे HCl है, HF है, HBr है, ये अम्ल है ना। HCl अम्ल तो आप जानते हैं, हाइड्रोहेलिक मतलब हेलोजन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोहेलिक, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलिक मतलब हेलोजन, हाइड्रोहेलिक है ना, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाया जा सकता है। मतलब ये है कि ऑक्साइड, पेरोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, इनको आप ले लें और HCl, HBr, HF टाइप के अम्ल में डुबा दें, तो दोनों क्रिया करके फिर ये हैलाइड बना लेंगे, साल्ट है एक प्रकार के। इन सभी हैलाइडों की संभवन एंथैल्पी उच्च ऋणात्मक होती है। मतलब जब ये हैलाइड बनाते हैं, संभवन मतलब बनना, तो हैलाइड जब बनते हैं तो इनसे बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। इसी को इनकी संभवन ऊष्मा कहते हैं या संभवन एंथैल्पी कहते हैं। और जितनी ज़्यादा ऊष्मा मुक्त होती है वो कंपाउंड बनने के बाद उतना अधिक स्थायी होता है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थायी होता है ना। तो ये देखिए संभवन एंथैल्पी उच्च ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होने का मतलब है ऊष्मा निकलना, और धनात्मक होने का मतलब है ऊष्मा अंदर जाना, अवशोषण होना। क्षार धातुओं के फ्लोराइडों के डेल FH यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब संभवन, बनना, ठीक है। तो क्या लिखे? क्षार धातुओं के फ्लोराइड के एंथैल्पी का मान वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर कम ऋणात्मक होते जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में अगर आप जोड़ेंगे तो फ्लोरीन के साथ जोड़ने पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी, क्लोरीन के साथ थोड़ी कम, ब्रोमीन के साथ और कम, आयोडीन के साथ और कम। ऊर्जा कम निकलते जाती है क्योंकि उनकी आकर्षण बल कम होते जाती है, और ऊर्जा कम निकलेगी तो उनकी स्थायित्व कम रहेगी। इन क्षार धातुओं के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के डेल HF का मान ठीक इसके विपरीत होता है, ठीक है। मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइन के डेल HF जो है ज़्यादा ऋणात्मक होते चले जाएंगे। किसी धातु विशेष के लिए डेल HF का मान फ्लोराइड से आयोडाइड तक हमेशा कम ऋणात्मक होते जाता है। तो धातु, एक धातु अगर आप लेते हैं तो उनका डेल H ऊपर से नीचे कम होता चला जाएगा,
ठीक है, कोई एक धातु जैसे लिथियम है या सोडियम है। लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आप जोड़ेंगे तो उनकी फिर ज़्यादा होते चली जाती है, मतलब ऊपर से नीचे उनकी बढ़ती है, इनकी घटती है ना, ऐसा है। गलनांक एवं क्वथनांक का क्रम हमेशा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के अनुसार कम होता चला जाता है। मतलब आप जब गलाना चाहेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड है या सोडियम फ्लोराइड है ऐसा, तो फ्लोराइड को गलाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। जैसे कि मान लो सोडियम फ्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम आयोडाइड है ना, ऐसा। तो फ्लोराइड को गलाने में सबसे ज़्यादा, फिर क्लोराइड को गलाने में उससे कम, फिर आयोडाइड को गलाने में उससे कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। ये सभी हैलाइड जल में घुलनशील होते हैं। हैलाइड जितने भी बने, जैसे सोडियम क्लोराइड पानी में घुलते हो आसानी से घुल जाता है। जल में लिथियम फ्लोराइड की निम्न विलेयता, इसकी उच्च जालक ऊर्जा के कारण, तथा सीजियम क्लोराइड की निम्न विलेयता, सीजियम आयोडाइड है, सॉरी, सीजियम आयोडाइड की कम विलेयता, सीजियम प्लस और आयोडाइड प्लस की निम्न जल योजन ऊर्जा के कारण होती है। देखिए, लिथियम फ्लोराइड की जालक ऊर्जा अत्यधिक ज्यादा है। आप जब किसी चीज को पानी में घोलना चाहते हैं, आयनिक कंपाउंड को, तो पानी में घोलने के लिए या घुलने के लिए उनकी जालक ऊर्जा को तोड़नी पड़ेगी। मतलब लिथियम और फ्लोराइड को अलग करना पड़ेगा, जो कि जालक ऊर्जा द्वारा जुड़े हुए हैं। तब अलग होकर के फिर वो जल के अणु के साथ जुड़ेंगे तो जल योजन होगा, फिर उससे कुछ ऊर्जा निकलेगी, कुछ ऊर्जा पहले अवशोषित होगी, फिर ऊर्जा निकलेगी। तो लिथियम फ्लोराइड की चूंकि लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, मतलब उनको अलग करने के लिए आपको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जब वो जल के साथ जुड़ेंगे तो उसकी तुलना में कम ऊर्जा निकलेगी। जैसे मान लो तोड़ने के लिए 100 किलो चाहिए, 100 जूल चाहिए, और जल योजन के बाद 50 जूल मिल रहा है, तो भी 50 जूल का बैलेंस हो गया ना, इसके कारण से वो नहीं घुलेगा। वो लिथियम फ्लोराइड कम घुलेगा या धीमे घुलेगा, तापमान बढ़ाने से बढ़ेगा। जबकि सीजियम और आयोडाइड जो है, इनकी जल योजन ऊर्जा बहुत कम है। मतलब ये है कि जब ये जल के साथ जुड़ेंगे तो उससे बहुत कम ऊर्जा निकलेगी, क्योंकि किसी चीज को पानी में घोलने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। एक तो जालक ऊर्जा कम होनी चाहिए ताकि अलग आसानी से कर सकें, और जल योजन ऊर्जा ज़्यादा होनी चाहिए ताकि जल जुड़ने से ज़्यादा ऊर्जा निकले, ताकि ज़्यादा स्थायित्व हो। ये दोनों चीज़ें इसमें, पहले वाले में लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, दूसरे वाले में जल योजन ऊर्जा कम है। लिथियम के अन्य हैलाइड इथेनॉल, एसीटोन और एथिल एसीटेट में घुलनशील है। जैसे फ्लोराइड है तो नहीं घुल रहा है, लेकिन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को आप घुलना चाहोगे तो इथेनॉल, एसीटोन, एथिल एसीटेट इनमें घुल सकते हैं। लिथियम क्लोराइड पिरिडीन में भी घुलनशील है। पिरिडीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और पढ़ेंगे पिरिडीन क्या चीज़ है ना। तो पिरिडीन में इस टाइप से जो बेंजीन रिंग है उसके नीचे एक एन रहता है ना, पिरिडीन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, अब है ऑक्सो अम्ल के लवण। ऑक्सो अम्ल यानी ऑक्सीजन और अम्लीय, मतलब ऑक्सीजन जुड़ा हुआ ऐसा अम्ल। ऑक्सो अम्ल वे होते हैं जिनमें जिस परमाणु पर अम्लीय प्रोटॉन से युक्त हाइड्रोक्सिल समूह होता है, उसी परमाणु पर ऑक्सो समूह द्वारा जुड़ा होता है, उसी परमाणु पर ऑक्सो समूह जुड़ा होता है। जैसे कार्बोनिक अम्ल देखिए H2CO3, ठीक है, इसको अगर हम इस तरह से लिखें तो COOH ट्वाइस लिख सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं O2SOH ट्वाइस। क्षार धातुएं सभी ऑक्सो अम्लों के साथ लवण बनाते हैं, ठीक है। क्षार धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनके साथ जुड़ करके अम्ल बनाएंगे। इनके साथ क्रिया करा दोगे तो अम्ल बन जाएंगे, सॉरी लवण बन जाएंगे, लवण बन जाएंगे। लवण जैसे सोडियम क्लोराइड होता है वैसा लवण बनेंगे, लेकिन ये सल्फेट है ना, इस टाइप के लवण बनेंगे। ये साधारणतया जल में घुलनशील होते हैं तथा तापी स्थायी होते हैं। मतलब इनको गर्म करोगे तो ये ब्रेक नहीं होंगे, ये बने रहेंगे। इनके कार्बोनेटों यानी M2CO3 एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट MSCO3, इसको बाइकार्बोनेट कहते हैं,
का तापीय स्थायित्व तो अत्यधिक होता है, यानी कि इनके कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट ये ज़्यादा स्थायी होते हैं, गर्म करने पर भी नहीं टूटते हैं। चूंकि वर्ग में ऊपर से नीचे धन विद्युतीय स्वभाव बढ़ते जाता है। धन विद्युतीय का मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, ऋण विद्युतीय मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, तो ये धन विद्युतीय यानी देने की क्षमता बढ़ रही है, अतः कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट का स्थायित्व भी बढ़ता जाता है। ऊपर से नीचे आने पर धन विद्युतीय स्वभाव बढ़ रहा है, इसलिए स्थायित्व बढ़ रहा है। लिथियम कार्बोनेट ताप के प्रति अत्यधिक स्थायी नहीं होता है। लिथियम कार्बोनेट की विशेषता है कि वो जल्दी विघटित हो जाएगा। लिथियम का आकार छोटा होने का कारण यह बड़े ऋण आयन कार्बोनेट को ध्रुवित कर अत्यधिक स्थायी लिथियम ऑक्साइड एवं CO2 का विरेचन करता है। मतलब लिथियम कार्बोनेट आप बनाना चाहोगे तो फिर वो लिथियम ऑक्साइड में बदल जाता है और CO2 को निकाल देता है, मतलब कार्बोनेट नहीं रह जाएगा वो। इसके हाइड्रोजन कार्बोनेट का अस्तित्व ठोस अवस्था में नहीं होता है, यानी कि बाइकार्बोनेट, लिथियम बाइकार्बोनेट ये नहीं मिलता है। LiHCO3 ये नहीं मिलता है। ठीक है, इनको थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, है ना। आज मैं भी थोड़ा सा व्यस्त रह गया तो थोड़ा थका हुआ हूँ, आज इतना ही पढ़ाता हूँ, है ना। थैंक यू, बाय।